Let us understand some important concept of electromagnetic induction. So there was a time when electricity and magnetism, they were considered to be like completely different from each other. दोनों को माना जाता था कि दोनों भी अलग अलग है. So 1820 में पहली बार ओर्स्टेड और एम्पियर, ये दो साइंटिस्ट ने एक रिलेशनशिप बताया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में. यू नो द फेमस ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. ओर्स्टेड ने हमको ये बताया था कि इफ़ यू टेक अ मैग्नेटिक नीडल नियर ए करंट कैरिंग कंडक्टर देन इट इज़ डिफ्लेक्टेड. एंड फाइनली ही कंक्लूडेड कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है विच इज़ carrying current I, then it produces a magnetic field around itself. And direction of this magnetic field, it is given by Fleming's right hand rule, right hand thumb rule. If you hold this conductor in your right hand such that if stretched thumb represents the direction of current, then your curl finger gives the direction of magnetic field. Now look at this. तो इस साइड से ये फील्ड होगी इनवर्ड और यहाँ से ये फील्ड होगी आउटवर्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो ओर्स्टेड ने ये हमको बताया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है 1820 में. एट द सेम टाइम माइकल फैराडे, वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट, ही गेव द लॉ ऑफ सिमेट्री. माइकल फैराडे ने हमको लॉ ऑफ सिमेट्री के बारे में बताया और ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमेट्री ही सेड कि देयर इज अ सिमेट्री इन द फिजिकल फेनोमेना. व्हाट? देयर इज अ सिमेट्री इन द फिजिकल फेनोमेना. लाइक अकॉर्डिंग टू हिम, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं, तो फिर केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. करेक्ट? यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर इसको केमिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बना सकते हैं. और माइकल फैराडे ने इस बात को प्रूफ करने के लिए गैल्वेनिक सेल को बनाया और उसने ये प्रूफ किया इस बात को. तो according to Faraday, there is a symmetry in the physical phenomena, and at the same time Michael Faraday read this research of Oersted and Ampere कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. यानी करंट, ये जो करंट है ये मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है. करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. सो नेचुरली अ क्वेश्चन इज रेज्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट बना सकती है? अगर फिजिकल फेनोमेना में सिमेट्री है तो फैराडे ने ये सोचा कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ने करंट भी बनाना चाहिए. एंड ही स्टार्टेड हिज जॉब. ही स्टार्टेड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन हिज लैब. एंड आफ्टर 11 ईयर ऑफ रिसर्च, फाइनली ये जो एक्सपेरिमेंट था, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, इट वाज परफॉर्म इन 1820 और माइकल फैराडे ने 1831 में नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और फाइनली ये पता लगाया कि ऐसा करना पॉसिबल है. दिस इज़ पॉसिबल. यू कैन मेक यू कैन मेक करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दे, या इफ़ अ कंडक्टर इज सब्जेक्टेड टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें हम करंट को इंड्यूस कर सकते हैं. उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है. ठीक है. तो एक दिन अपनी लैब में ही वॉज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट. आफ्टर 11 ईयर ऑफ जॉब, आफ्टर 11 ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंट, ही वॉज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड. फ्रस्ट्रेशन में उसने उठा के वो जो सेटअप होता है ना, उसको बिल्कुल ऐसे फेंकने लगा लैब के अंदर. ठीक है. तो वो जो कुछ मैग्नेट थे, मैग्नेट को फेंका एंड दे पास नियर बाय गैल्वेनोमीटर. वो गैल्वेनोमीटर के पास से वो ऐसे मैग्नेट को फेंका तो ही फाउंड अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर एंड ही रिपीटेड दीज एक्सपेरिमेंट. तो बार बार मैग्नेट को उसने गैल्वेनोमीटर के पास से फेंका एंड ही फाउंड यस देयर इज़ अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. एंड फाइनली ही कंक्लूडेड कि if there is a relative motion between the coil and the magnet
एंड EMF इज इंड्यूस इन द कॉइल। बोल बेटा। ऑफिस में देख, ऑफिस में से ले। सो व्हाट वाज दैट एक्सपेरिमेंट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं था कि सिर्फ फेराडे ने ही इस पर काम किया है। जोसेफ हेनरी भी एक साइंटिस्ट था जो कि माइकल फेराडे के वर्क से बिल्कुल अनअवेयर था। उसने भी सेम टाइप के रिजल्ट को प्रोड्यूस किया, ठीक है। एंड देन ये जो रिसर्च थी, इससे हमको लॉज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नए लॉज मिले, ठीक है। लॉज ऑफ, जिसको बोला जाता है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो नाउ लेट अस सी कि वो फेराडे का जो एक्सपेरिमेंट था वो कैसे परफॉर्म किया गया था और उसके क्या ऑब्जर्वेशन थे, ठीक है। तो जो फेराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट अपनी लैब में परफॉर्म किए, इसको बोला जाता है कि ये है फेराडेज एक्सपेरिमेंट। 1931 में फेराडे ने ये परफॉर्म किए एंड ही परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट, और एक और एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया कॉइल एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट। कॉइल एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट, 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। एक कॉइल और मैग्नेट को लेकर परफॉर्म किया और दूसरा जो परफॉर्म किया वो कॉइल, दोनों कॉइल लेकर उसने परफॉर्म किए। तो क्या था देखो वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो ही टूक 1 कॉइल, उसने एक कॉइल को लिया, एक सर्कुलर कॉइल। फिलहाल मैं एक नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड ही कनेक्टेड अ गैल्वेनोमीटर, in the circuit. You know why we use the galvanometer? We use galvanometer to detect the current in the electrical circuit. And he took one magnet and he performed this experiment with north pole of the magnet. पहले उसने नॉर्थ पोल के साथ इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। देखिए इनिशियली तो ये मैग्नेट रेस्ट पर है, अब ये जो मैग्नेट है डेफिनेटली इससे कुछ मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलेगी। वी नो अबाउट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड ऑन साउथ पोल। तो लुक एट द मैग्नेटिक लाइंस, इससे कुछ मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकल रही होगी, ठीक है। ये कुछ मैग्नेटिक लाइंस है जो इस नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ आ रही है, बिकॉज वी नो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड ऑन साउथ पोल। फिलहाल जो मैग्नेट है वो रेस्ट पर है, ठीक है। और यहाँ पे मैं नोट डाउन करता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त मैं गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन फ़िलहाल मुझे 0 दिखाई दे रहा है, मैं इसको ऑब्ज़र्व भी करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक टेबल को ड्रॉ कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे दिखेगा कि मैग्नेट की पोजीशन क्या है, क्या मैग्नेट रेस्ट पर है या मोशन में है, और क्या सर्किट में करंट दिखाई देता है, जिसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं, ठीक है। सो इनिशियली मैग्नेट जो है फ़िलहाल रेस्ट पर है, सर्किट में करंट डिफ्लेक्शन हमको 0 दिखाई दे रहा है गैल्वेनोमीटर में। हम बोलेंगे सर्किट में जो करंट है वो कितना है, सर्किट में करंट 0 है। नाउ व्हाट आई डिड, I started moving this magnet towards the coil. अब ध्यान दो, यहाँ पे कितनी लाइंस इस कॉइल को टच कर रही है, कितनी मैग्नेटिक लाइंस इसको टच कर रही है, जस्ट 2 लाइन। एंड इफ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट पता है मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय phi b और जस्ट phi, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं तो phi e से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लक्स क्या होता है, वी नो द फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स होते हैं b इंटू ए, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड द एरिया, या हमने इसको डिफाइन किया था
magnetic flux, they are nothing but they are the magnetic lines of force passing through the unit area or given area. अगर ये एरिया A है, इससे पास होने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस है उसी को हम बोलते हैं कि ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है. Simply it is a group of magnetic lines of force passing normally through the given area. These are called magnetic flux. तो ये जो लाइन है जो कि इस कॉइल को टच कर रही है, देखो कौन सी टच कर रही है, ये दो लाइन टच कर रही है, तो इन दोनों को बोला जाता है कि ये क्या है, ये लिंक्ड फ्लक्स है. जो लाइन टच कर रही है उनको बोला जाता है ये क्या है, ये लिंक्ड फ्लक्स है. और जो लाइन टच नहीं कर रही है, दीज आर कॉल्ड अनलिंक्ड फ्लक्स. These are called what? Unlinked flux. ठीक है. So as I move this magnet towards the coil, अगर मैं इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करने लगूँ तो क्या होगा, देखो फिलहाल इसको दो लाइन टच कर रही है कॉइल को, जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा यहाँ पे और लाइन इसको टच करेगी, ये दो लाइन भी टच करेगी, फिर और आगे लेकर जाऊँगा तो और लाइन्स टच करेगी. यानी जैसे जैसे मैं इस मैग्नेट को मूवमेंट करता हूँ तो क्या मुझे दिखाई दिया कि इसको टच होने वाली जो लाइन है, मैग्नेटिक लाइंस, ये इसको टच होती है और अचानक मुझे ये जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है ये लेफ्ट वर्ड दिखता है, इधर की डायरेक्शन में दिखता है ऐसे. इफ़ यू मूव द मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल यू फाइंड अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर विच इज़ इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट. जिस डायरेक्शन में तुमने मैग्नेट को मूव किया उसी डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्शन दिखाई देता है. और फाइनली अगर तुमने इस मैग्नेट को यहाँ पे लेकर आया, मान लो ये है पोजीशन ऑफ द मैग्नेट, मैंने इसको थोड़ा सा आगे लेकर आया तो यहाँ पे ज़्यादा लाइन्स टच होगी आकर, और फिर से मैं स्टॉप हो गया. यानी जब मैंने मैग्नेट को मूव किया, जब मैग्नेट मोशन में है तो आई फाउंड अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट दैट देयर इज अ सम करंट इन द सर्किट. लेट्स से इट इज प्लस आई वुड से, कुछ करंट है, ठीक है. और फिर मैंने मैग्नेट को लाकर फिर से यहाँ पे रुक गया तो आई फाउंड दैट फिर से मैग्नेट जो है ये रेस्ट पर है. यानी मैंने मैग्नेट को पकड़ा, इधर लेकर आया, यहाँ पे रुक गया, फिर से मैग्नेट रेस्ट पे आ गया, तो व्हाट आई फाउंड दैट डिफ्लेक्शन अगेन बिकम जीरो. ये जो नीडल है यहाँ की गैल्वेनोमीटर की, ये फिर से जीरो पर आ जाती है, यानी करंट फिर से जीरो हो जाता है. अब फिर से मैं मैग्नेट को पकड़ के अगर इस डायरेक्शन में मूव करूँ, ये मूव टुवर्ड्स द कॉइल एंड नाउ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल. इफ़ यू टेक द मैग्नेट एंड यू मूव इट अवे फ्रॉम द कॉइल, मैं मैग्नेट को पकड़ के वापस लेकर जाऊँ तो व्हाट आई फाउंड दैट आई फाउंड द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, बट दिस टाइम डिफ्लेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन. इस बार डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी ये जीरो नहीं आएगा, देयर इज सम करंट इन द सर्किट. एंड आई फाउंड दैट अगेन व्हेन दिस मैग्नेट इज मूविंग, पहले ये टुवर्ड्स द कॉइल जा रहा था, अभी मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, आई फाउंड अ करंट इन द सर्किट बट दिस टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन. और फिर से मैंने इस मैग्नेट को यहाँ पे लाके रोक दिया. अगेन फिर से जब ये रुक गया तो फिर से व्हाट आई ऑब्जर्व दैट डिफ्लेक्शन अगेन बिकम्स जीरो. फिर सो व्हाट ही ऑब्जर्व दैट व्हेनेवर वी आर मूविंग दिस मैग्नेट देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. इफ यू मूव दिस मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, deflection is in the same direction. If you take this magnet away from the coil, there is a deflection in the opposite direction. And the cause was these magnetic lines linked with this coil, they are changing. देखो पहले जब ला रहे थे तो ये पहले दो थे, फिर ये थोड़ा आगे लाने पर चार हुए, फिर आगे लाने पर और छः होंगे. जब इनको दूर ले जाएंगे तो पहले छः से फिर चार होंगे, दो होंगे और फिर से ज़ीरो होंगे. यानी जो फ्लक्स है, जो लाइन्स है लिंक्ड विद दिस कॉइल, ये चेंज हो रही है, या इसको ऐसा भी बोला जाता है फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज चेंजिंग. ठीक है. और करंट सर्किट में कब दिख रहा है? इफ यू सी, जब कॉइल मूव करता है, इट इज मूविंग रिलेटिव टू दिस मैग्नेट, देयर इज अ करंट इन दिस गैल्वेनोमीटर. अब यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ द ईएमएफ तो है नहीं, तो ये करंट कैसे आया सर्किट में? इस गैल्वेनोमीटर ने ये करंट को डिटेक्ट कैसे किया? तो आसान सी बात है, हमारा यही ऑब्जर्वेशन था.
यानी माइकल फैराडे ने यही ऑब्जर्व किया कि जब कभी देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव मोशन? व्हेन दिस कॉइल इज फिक्स एंड दिस मैग्नेट इज मूविंग, और दिस मैग्नेट इज फिक्स, दिस कॉइल इज मूविंग, और बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड अवे फ्रॉम ईच अदर. ये होता है रिलेटिव मोशन, दैट यू नो वेरी वेल. तो जब कभी दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो फ्लक्स जो है, ये जो मैग्नेटिक लाइन्स है, ये जो फ्लक्स है, लिंक्ड विद दिस कॉइल चेंज होते हैं. Whenever there is a relative motion, flux linked with the coil changes and current is induced in the coil. इसमें करंट इंड्यूस होता है. अब सेम एक्सपेरिमेंट को अगर हम पोलैरिटी रिवर्स करके परफॉर्म करें, मान लो बजाय नॉर्थ पोल के अगर मैं पोलैरिटी को रिवर्स कर दूं, साउथ पोल को लेकर अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं तो क्या होगा? देखो, तो होगा ये, व्हेन यू ब्रिंग दिस मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल देन यू विल फाइंड द डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन. पहले कैसे हो रहा था? नॉर्थ पोल के साथ इधर डिफ्लेक्शन आ रहा था गैल्वेनोमीटर में, इस बार अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन आएगा. व्हेन यू मूव दिस साउथ पोल टुवर्ड्स द कॉइल यू विल फाइंड द डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट साइड ऑफ द गैल्वेनोमीटर. यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? जस्ट यहाँ पे बजाय पॉजिटिव साइन के यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, बिकॉज जो डिफ्लेक्शन है ये अपोजिट डायरेक्शन में है. एंड अगेन इफ यू स्टॉप देन current becomes zero. Then again if you move this magnet away from the coil, again there is a current in the circuit, but deflection जो रहेगा इस बार ये इस डायरेक्शन में रहेगा. कब? जब you take this magnet away from the coil. क्योंकि अगेन सेम साउथ पोलैरिटी के साथ क्या होगा? मैग्नेटिक लाइंस कैसे रहेगी? मैग्नेटिक लाइंस टूवर्ड्स द साउथ पोल रहेगी. मैग्नेटिक लाइंस कैसे रहेगी? इसकी डायरेक्शन जो है ये अपोजिट हो जाएगी. ये टूवर्ड्स द पोल रहेगी, साउथ पोल, दैट यू नो वेरी वेल. ये टूवर्ड्स रहेगी, टूवर्ड्स द साउथ पोल. और जैसे जैसे तुम मैग्नेट को लाओगे फिर से ये इससे लिंक्ड फ्लक्स बढ़ेंगे. ठीक है, जब दूर ले जाओगे तो फिर से ये फ्लक्स जो लिंक्ड है इस कॉइल से ये कम होंगे. और जब कभी रिलेटिव मोशन होगा तो यहाँ पे करंट सर्किट में दिखाई देगा हमको. तो लेकिन करंट आने से पहले ही थॉट, माइकल फैराडे थॉट कि until and unless there is a source of EMF applied in the circuit, जब तक के करंट नहीं बनता है. तो ही थॉट जब कभी there is a relative motion, जब कभी there is a relative motion between coil and the magnet, कॉइल और मैग्नेट के बीच में जब कभी रिलेटिव मोशन हो रहा है तो हो क्या रहा है? देखो, हो ये रहा है कि जो फ्लक्स है लिंक विद द कॉइल ये चेंज हो रहा है. फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल ये चेंज होते हैं, कॉइल चेंजेस. और इसकी वजह से ही सेड देयर इज अ ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल. क्या क्या आता है सर्किट में? सबसे पहले ईएमएफ आता है. And you know, for a flow of current, EMF is very important, very necessary. Until and unless there is a source of EMF in the circuit, there is no current. तो और ये EMF को उसने बोला कि ये कैसा है? ये induced EMF है. This is called what? Induced EMF. और ये induced EMF की वजह से सर्किट में क्या आता है? सर्किट में आता है करंट. सर्किट में आता है एक करंट, और इस करंट I को बोला गया कि ये कैसा करंट है? ये इंड्यूस करंट है. बिकॉज कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट ये फ्लक्स चेंज हुई, और फ्लक्स चेंज होने से ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है. कोई फिजिकल कांटेक्ट मैग्नेट में और कॉइल में नहीं है. तो ये था फेमस कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट. और ये जो फेनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है फिर? तो ही सेड दैट व्हेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, जब कभी कॉइल और मैग्नेट में रिलेटिव मोशन हो तो इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. और ये फेनोमेना ही इसी को बोला है कि ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. Whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, an EMF is induced in the coil, and this phenomena of induction of EMF in the coil is called electromagnetic induction. रीज़न एक ही है. देखिए रीज़न ये है, फ्लक्स का चेंज होना टाइम के साथ. अगर फ्लक्स चेंज हो गए तो EMF इंड्यूस होगा, अदरवाइज अगर रेस्ट पर है तो करंट ज़ीरो. रेस्ट पर है जब कभी तो करंट ज़ीरो, रेस्ट पर है तो करंट ज़ीरो. ये ऑब्जर्वेशन थे.
and he repeated this experiment and this time he took 2 coil. सेम एक्सपेरिमेंट को माइकल फेराडे ने रिपीट किया और इस बार उसने लिए कॉइल, 2 कॉइल को. So now let us see what was that coil and coil experiment. I hope you have understood this coil and magnet experiment. अब देखते हैं कि coil और coil experiment क्या था. So for that फेराडे ने 2 coil लिए, एक को बोला कि ये प्राइमरी कॉइल है और इस कॉइल के साथ हमने एक डीसी सोर्स कनेक्ट किया और साथ ही साथ हमने इसमें एक की को भी कनेक्ट किया. ये था एक प्राइमरी कॉइल जिसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स थे एंड लेट्स से ये डीसी सोर्स था और ये है बैटरी. और लेट्स से इसको हम बोल देते हैं दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल. ये था प्राइमरी कॉइल. और उसके बाद इसी के क्लोज उसने एक सेकेंडरी कॉइल लिया और इस कॉइल में जस्ट ही कनेक्टेड द गैल्वेनोमीटर. यहाँ पे जस्ट गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है. अगर इस सर्किट में करंट प्रोड्यूस होता है तो गैल्वेनोमीटर में हमको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा. फिलहाल जो की है, ये की जो है ये क्लोज है. ठीक है, तो फिर से एक टेबल बना लेते हैं हम लोग. एक टेबल यहाँ पे फिर से बना लेते हैं. सो यहाँ पे मैं की पोजीशन ले लेता हूँ, की ऑन है या ऑफ है, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ करंट. जो करंट है वो सर्किट में डिटेक्ट हुआ है या नहीं हमको समझ में आएगा. वी विल सी द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर. सो इनिशियली की जो है ये ऑफ है, की ऑफ है और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आप देखो, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दिख रहा है कि यहाँ पे ये 0 है. हमको दिखाई दे रहा है कि डिफ्लेक्शन 0 है. करंट सर्किट में कितना है, तो करंट सर्किट में है 0. नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इस की को क्लोज करता हूँ. जैसे ही मैं की को क्लोज करता हूँ, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड इट विल गो टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड. जैसे जैसे इस सर्किट में करंट फ्लो होगा तो एक बात क्लियर है कि अकॉर्डिंग टू ओर्स्टेड ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट होगी. ठीक है, और जैसे जैसे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुँचेगा ये मैग्नेटिक लाइंस बढ़ेगी और मैग्नेटिक लाइंस जाके टच होगी इसको. सो व्हाट वी फाउंड, जैसे ही हमने की को क्लोज किया, वी फाउंड कि ये जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है ये हमको डिफ्लेक्शन दिखाई दिया टुवर्ड लेफ्ट. सो जब हमने की को ऑन किया, वी फाउंड देयर इज अ करंट इन द सर्किट. ठीक है, और फाइनली कुछ देर के बाद ये करंट क्या हो गया, फिर से 0 हो गया. यानी जब करंट इंक्रीज हो रहा था, जब ये डिफ्लेक्शन इधर गया लेफ्टवर्ड और फिर से आके 0 हो गया. ठीक है, फिर जैसे ही मैंने की को ऑफ किया, फिर से मैंने की को ऑफ किया, आई फाउंड दैट देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, दिस टाइम राइटवर्ड. यानी फिर से इसमें क्या आया है, करंट आया. यानी देखो जब करंट मैक्सिमम हो गया, यानी जब करंट मैक्सिमम हो जाता है तो फिर से करंट 0 हो जाता है. करंट जब मैक्सिमम हो, और हमने जब ऑफ किया इस की को, यानी जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचता है ना, करंट अपनी जब मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाता है तो उस टाइम में फिर से ये करंट कितना हो जाता है, 0. यानी जब स्टेबल हो जाता है करंट. फिर से मैं की को अगर ऑफ कर दूं तो ऑफ करने के बाद मुझे डिफ्लेक्शन राइटवर्ड दिखाई दिया. इसका मतलब फिर से सर्किट में करंट था लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में था. और जब फिर से करंट मिनिमम हो गया, करंट जब 0 हो गया तो फिर से मुझे दिखाई दिया कि करंट क्या है, की तो ऑफ ही है और ये 0 है. सो दिस वॉज दी ऑब्जर्वेशन. ये की फिर से यहाँ पे 0 आ गई. अगर मैं इस की को ऑन ऑफ करता रहूँ तो मुझे सेम रिजल्ट दोबारा दिखाई देंगे. तो ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाट इज द रीज़न. ऑन ऑफ करने से क्या हो रहा है, जब ऑन कर रहा हूँ तो इससे लिंक्ड फ्लक्स, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आई, और आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेटिक लाइंस बन रही है, इससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है और यहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में दिखाई दे रहा है.
तो अगेन वही जो ऑब्जर्वेशन थे वो फिर से दिखाई दिए। अगर मैं की को ऑन ऑफ करता रहूँ तो मुझे डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई देता रहेगा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही हुआ है, ठीक है। अगर मैं दोनों कॉइल को मूव करूँ, दोनों में रिलेटिव मोशन करूँ तो मुझे सेम रिजल्ट्स दिखाई देंगे। तो एक बात क्लियर हो गई है कि जब कभी, यानी एक बात जो साफ तौर से समझ में आई कि जब कभी फ्लक्स linked with the coil, flux link with coil changes, जब कभी flux link with the coil changes, इस वजह से EMF will be induced in the coil. EMF is induced in the coil and there is a induced current. Because of the induced EMF, there is a induced current in the circuit. So these are the important thing. फ्लक्स चेंज होंगे टाइम के साथ तो EMF इंड्यूस होगा, और EMF इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू एक्सपेरिमेंट फेराडे ने दो लॉज दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जिनको बोला जाता है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ लेट अस स्टडी दैट। देखते हैं कि वो लॉज क्या थे। इनको बोला जाता है कि ये क्या है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो let us see what is Faraday's law of electromagnetic induction. So on the basis of the series of experiment he performed, he said that what was the first law? See, according to first law, और ये first law हमको बताता है cause behind the induced EMF, cause of EMF, कि कॉज क्या है, एंड कॉज यू नो चेंज ऑफ फ्लक्स। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ द कॉज बिहाइंड द इंड्यूस EMF वाज चेंज इन फ्लक्स। वेन एवर फ्लक्स लिंक विद द, मैं लिख लेता हूं यहां पे, वेन एवर फ्लक्स linked with coil changes and EMF is induced in the coil. Induced in a coil. बट एक चीज़ ज़रूरी है, वो क्या है, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट। देयर शुड बी अ रिलेटिव मोशन। अगर स्टॉप किया तो फिर करंट जीरो हो जाएगा। सो वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस एंड एन EMF इज इंड्यूस इन द कॉइल। तो ये है cause behind the induced EMF. Now let us see कि सेकंड लॉ क्या था। What was the second law of electromagnetic induction? और ये सेकंड लॉ हमको बताता है, अब cause हमको पता लग गया, और cause के बाद we always talk about magnitude। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड कितना होता है, EMF जो इंड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। ये जो है दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वालिटेटिव लॉ, जो कि हमको कॉज के बारे में बता रहा है, और दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्वांटिटेटिव लॉ विच टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ इंड्यूस EMF। तो अब फ्लक्स चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे लिखेंगे हम, हाउ वी राइट if something changes with respect to time, we use derivative d by dt of, let's say we write displacement, rate of change of displacement with respect to time, जिसको velocity हम बोलते हैं। तो कोई quantity अगर टाइम के साथ चेंज होती है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको लिखेंगे डी फाई बाई डी टी। एंड वाई वी यूज़, बाय द वे वाई वी यूज़ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इफ़ वी वांट टू शो हाउ फास्ट समथिंग इज़ चेंजिंग, कोई चीज़ कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, ठीक है, टाइम के साथ फ्लक्स कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो हाउ फास्ट समथिंग इज़ चेंजिंग, फॉर दैट वी यूज़ डेरिवेटिव ऑलवेज, ठीक है। सो यहाँ पे सो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ हमको बोला गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ जो है, ई जो है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है।
मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। इसका क्या मतलब हुआ? यानी मैग्नेट और कॉइल का मूवमेंट हम जितना फास्ट करेंगे ना, जितना इसके बाजू में रोटेट करेंगे या जितना फास्ट मूवमेंट करेंगे, यानी जितना ज़्यादा फास्ट फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर बहुत ज़्यादा फास्ट मैग्नेट का मूवमेंट है तो बहुत ज़्यादा उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, सो लेट मी, तो यू गॉट द स्टेटमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चाहो तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो यू विल राइट मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ is directly proportional to rate of change of flux with respect to time. ठीक है, and you will write according to second law, we can write E is directly proportional to what? d phi by dt, जहाँ पे डी फाई बाई डी टी को हम मेजर करेंगे, फाई को वेबर पर सेकेंड, और ई का जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा? वोल्ट रहेगा। सो लेट मी राइट, आई विल रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, आई विल यूज सम कांस्टेंट के एंड के टाइम्स डी फाई बाई डी टी। देखो, अगर ई को और डी फाई बाई डी टी को अगर हम सेम सिस्टम में मेजर करते हैं, लाइक ऐसा यूनिट है, तो उस टाइम में के की वैल्यू जो है वी कंसिडर एज यूनिटी, के की वैल्यू हम 1 कंसिडर करते हैं। एंड फ्रॉम दिस वी कैन राइट ई कैन बी रिटन एज ई इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, और ये है फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। सो और एक बार, just a minute, okay, तो यहाँ पे E you will measure SI unit that you know very well, it is volt, और जो d phi by dt है it can be measured in Weber per second। ठीक है, सो ये है फेराडेज के 2 लॉज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद आता है कि ठीक है, हमने बात कर ली है मैग्नीट्यूड की, हमने बात कर ली है कि कॉज क्या है ईएमएफ का। अब जो थर्ड लॉ है विच इज़ कॉल्ड एज लेंज लॉ, हालांकि लेंज को फेराडे ने क्या रिसर्च की थी उसके बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था, तो लेंज ने ये बताया, लेंज ने भी सेम रिजल्ट देखे कि अगर इफ़ यू टेक अ कंडक्टर एंड यू सब्जेक्ट इट टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड ही फाउंड ही रिसर्च ऑन द डायरेक्शन, कि डायरेक्शन क्या होती है इंड्यूस ईएमएफ की। सो थर्ड लॉ हम देखेंगे व्हाट, लेंज लॉ, विच गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। बट बिफोर दैट, अगर किसी कॉइल के अंदर इफ़ यू वांटेड टू कैलकुलेट द करंट, तो करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं जल्दी से। सो अगर ईएमएफ ई यू हैव कैलकुलेटेड, हाउ यू विल फाइंड आउट द करंट? सो सिंस यू नो दिस फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू व्हाट, IR, लेकिन यहाँ पे E है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो उसको हमने V की बजाय E लिखा है, तो E क्यों लिखा है ये आगे चल के समझ में आ जाएगा। सो वी कैन राइट E इज इक्वल्स टू IR एंड देयर वी कैन राइट I इज इक्वल्स टू E बाई R। ठीक है, और E तो तुमको पता है कितना होता है, d phi बाई dt। सो वी कैन राइट इट इज़ 1 बाई R इंटू d phi बाई dt। सो फाइनली यू गॉट करंट की इक्वेशन, that is 1 by R into d phi by dt. So this is how you calculate the current. अगर किसी सर्किट में बोला गया करंट कैलकुलेट करके बताओ, this is how you will calculate it. Similarly, a power we can calculate. What is power? Power is equals to product of E and I, product of EMF and current, ये होता है पावर। ठीक है, और इसको लिखने का और एक तरीका है, पावर क्या होता है, वी कैन राइट पावर एज वर्क डन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन या वर्क डन पर यूनिट टाइम, इट कैन बी रिटन एज E इंटू आई। करेक्ट, सो यहाँ से वर्क डन कितना होगा,
यहाँ से वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यू कैन राइट वर्क डन एज, you can write work done as, so work done can be written as C EI dt, E into I into dt. So again a very important formula, बहुत जगह पे ये फॉर्मूला EMI में हमको यूज़ करना है कि वर्क डन कितना होता है, ये होता है EI into dt. वर्क डन DW is equals to EI dt. प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है. या फिर इसको लिखने का और एक तरीका ये है कि पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं. पावर वी राइट वर्क डन पर यूनिट टाइम d by dt. सो हाउ यू विल राइट वर्क डन dw, इट कैन बी रिटन एज p into dt, करेक्ट. अब p को क्या लिखा है तुमने, देखो p को लिखा है तुमने e into i, तो इसको रख दो यहाँ पे. सो यू कैन राइट dw इज इक्वल्स टू p की बजाय e into i into dt. सेम, चाहो दोनों तरीके से कैसे भी इसको प्लीज़, बट इसको याद रखो, ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है. वर्क डन जो है EI dt होता है, ठीक है. और ये वर्क डन ही एक्चुअल में अगर हमको बोला गया कि हीट कितनी जनरेट होगी कॉइल में, ऑब्वियसली बात है. अगर यहाँ पे R क्या चीज़ है, R रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है. यहाँ पे R क्या चीज़ है, जो कॉइल आपने लिया है उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है. तो हीट भी जनरेट होगी यहाँ पे 100%. सो हीट कितनी जनरेट होगी, वी कैन राइट हीट जनरेटेड H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, एंड I इज द इंड्यूस करंट, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, एंड T इज द टाइम फॉर विच यू हैव परफॉर्म दिस वर्क, जितने टाइम के लिए हमने मूवमेंट किया है उसको, ठीक है. तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, देखिए कॉइल को लेकर हमने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो जस्ट फ्लक्स के चेंज होने से ही EMF इंड्यूस होगा, या उसके अलावा भी और दूसरी चीज़ों से भी EMF इंड्यूस हो सकता है. तो EMF इंड्यूस अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा और एरिया को चेंज करवाया, तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो सकती है. प्लीज़ रिमेंबर दिस. सिर्फ कोई कॉइल है उससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है तो EMF इंड्यूस होगा, ऐसा नहीं है. मान लो कि फील्ड कांस्टेंट है और उसमें हम एरिया को चेंज करवा रहे हैं, उसकी वजह से भी EMF इंड्यूस हो सकता है. चेंज इन एरिया की वजह से भी ऐसा हो सकता है. चाहो तो इस बात को प्रूव कर लेते हैं. देखो, सिंस वी नो दैट E कैन बी रिटन एज d phi by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. अब फाई क्या होता है, देखो फ्लक्स, फाई को तुमने लिखा है इट इज़ B into A, ठीक है. एरिया ऑफ द कॉइल एंड B इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन. वो अलग बात है कि यहाँ पे कॉस थीटा है, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं थीटा को 0 मान रहा हूँ. एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है ये थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, ठीक है. फिलहाल मैं इसको 0 मान रहा हूँ. थीटा इज 0 cos 0 इज 1, सो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू B into A. अगर ये वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन 1 में रखा तो देखो, इफ आई कीप दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये क्या बनेगी. सो दिस इक्वेशन 1 इट कैन बी रिटन एज E इज इक्वल्स टू d phi by dt, और फाई की वैल्यू मैं रखता हूँ d by dt ऑफ फाई की वैल्यू है B into A. अब मैं मान रहा हूँ कि अगर B कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, तो फिर वी कैन राइट B को मैं आउटसाइड द डिफ्रेंसिएशन लिखूँ तो ये हो जाएगा B into dA by dt. देखो यहाँ पे अगर B कांस्टेंट है तो EMF रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होता है, यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एरिया चेंज होता है कॉइल का और उससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज होते हैं तो भी EMF इंड्यूस होगा. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, ठीक है. ओके, सो एक न्यूमेरिकल जल्दी से देख लेते हैं. ओके, वन मोर थिंग, एक और बात. देखो, ये जो d phi by dt है, यहाँ पे जो हमने लिखा था कि E जो है E कैन बी रिटन एज d phi by dt. किसी कॉइल में अगर इंड्यूस EMF की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो
इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकता है, डी फाई क्या होता है, देखो डी फाई क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब टी इनिशियल तो हमेशा जीरो होता है, यानी यहाँ पे जस्ट टाइम में लिख सकता हूँ, ऐसा भी इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं जो कि थोड़ा सा और हमको क्लियर आइडिया देगा। सो मैंने जस्ट डेटा लिखा है न्यूमेरिकल का, जस्ट क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन से रीड कर लो एक बार। हमको बोला है कि ए कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया 4 मीटर स्क्वायर इज प्लेस एट राइट एंगल टू अ मैग्नीट्यूड to the magnetic field of induction 0.05 Weber meter square. If the field is decreased to 20% of its original value in 10 seconds, find the EMF induced in the coil. तो एक कॉइल है जिसका एरिया 4 मीटर स्क्वायर है, 4 मीटर स्क्वायर है। मान लो कोई कॉइल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक कोई भी रैंडम कॉइल मैं ले लेता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा कॉइल है। मान लो ये कोई कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, सच दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और इसका एरिया 4 मीटर स्क्वायर ऑलरेडी हमको गिवन है। हमको बोलता है कि 10 सेकेंड के बाद आफ्टर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड हमने जो मैग्नेटिक फील्ड B1 थी उसको हमने डिक्रीज कर दिया, और इस बार फील्ड हमने चेंज कर दी, B2 कर दी, और इसको कितना किया, 20% ऑफ B1 कर दिया। साइड में मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की थी इनिशियली, ये मैग्नेटिक फील्ड पहले कितनी थी, B1 थी, और बोलता है कि 10 सेकेंड के बाद इसको हमने 10 सेकेंड के बाद चेंज कर दिया, और इसको चेंज करके हमने B2 बना दिया, और कितना कर दिया, 20% कर दिया, किसका, B1 का। तो पहले ज़्यादा लाइन्स होगी और कम करने के बाद 20% डिक्रीज़ करने के बाद ये लाइन थोड़ी घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम होगी तो इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो गए। अरे देखो ना, पहले कितनी लाइन टच कर रही थी, देखो यहाँ पे मान लो ये वो 4 लाइन टच कर रही थी और 20% डिक्रीज़ कर दिया, तो हो सकता है कि ये 2 लाइन, ये वाली लाइन यहाँ से गायब हो गई। अब कितनी, यहाँ पे 2 ही लाइन टच कर रही है, तो इसमें EMF इंड्यूस होगा क्योंकि इससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज हुए, और अगर लिंक्ड फ्लक्स चेंज हुए तो EMF कितना इंड्यूस होगा, सो दैट वी नो वेरी वेल कि इंड्यूस EMF जो होता है वो कितना होता है, d phi by dt होता है। तो यहाँ पे हमको d phi चाहिए और dt चाहिए जो कि गिवन है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। देखो E इज इक्वल्स टू, मान लेता हूँ मैं कि जो इनिशियल फ्लक्स थे वो phi1 थे जो इससे लिंक थे कॉइल से, और जो फाइनल फ्लक्स है उसको मैं phi2 मान लेता हूँ 20% डिक्रीज के बाद। तो आई कैन राइट, इट कैन बी रिटन एज phi2 माइनस phi1 डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल, या फाइनल इनिशियल भी कर लो तो चलेगा, इनिशियल फ्लक्स बोल दो और फाइनल फ्लक्स बोल दो, ठीक है। E इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट phi फाइनल माइनस phi इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल इज t। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ फ्लक्स को। सो फाइनल फ्लक्स, पहले तो ये B2 को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। B2 कितना हो जाएगा, देखो B2 को बोला है कि B2 इज़ 20% ऑफ B1, तो कितना हो जाएगा, दिस B2 दिस इज इक्वल्स टू, B1 की वैल्यू है 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 20% इज 20/100 टाइम्स, अब ये B1 तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया, तो फाइनली B2 कितना हो गया, देखो सॉल्व कर लो इसको, दिस 0 कैंसल एंड फाइनली दिस कम्स टू बी 0.01, ये हो जाएगा 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या क्या चाहिए इस फॉर्मूले में, मुझे फाइनल फ्लक्स चाहिए, इनिशियल फ्लक्स चाहिए और टाइम चाहिए t। सो लेट अस कैलकुलेट दिस। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ फाई इनिशियल, तो फाई इनिशियल कितना होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू A। अब B तो चेंज हो रहा है, तो लेट से इसको मैं लिखता हूँ, इट इज़ B इनिशियल और ये है इनिशियल एरिया। अब एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट है, देखो एरिया चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसको एरिया को एरिया ही रहने देता हूँ मैं, ठीक है। सो फाई इनिशियल कितना हो जाएगा, B इनिशियल कितना है, यानी B1 कितना है, इनिशियल मीन्स B1 कितना है, देखो 0.05 मल्टीप्लाइड बाय एरिया 4, ये कितना हो जाएगा, 0.05
multiplied by 4, this comes to be 0.2 वेबर, ये हो जाएगा 0.2 वेबर। एंड सिमिलरली वी विल कैलकुलेट द फाइनल फ्लक्स। जब 20% डिक्रीज कर दिया फील्ड को, उसके बाद कितना हुआ फ्लक्स, तो ये हो जाएगा फाइनल फ्लक्स, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड B2 और मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया तो कॉइल का चेंज हो नहीं रहा है, सो दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, चेक कर लो इसको। B2 को लिख लो यहाँ पे कितना है, B2 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 4, दिस इज इक्वल्स टू, सो ऑलमोस्ट दिस कम्स टू बी 0.04 वेबर, 0.04 वेबर। ये आ गया हमारे पास फाइनल फ्लक्स। और टाइम भी हमको मेंशन है, टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो अब दोनों वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज़ को रख दो। सो इक्वेशन 1 यू विल गेट E इज इक्वल्स टू फाइनल फ्लक्स कितना है 0.2 माइनस इनिशियल फ्लक्स कितना है 0.04 डिवाइडेड बाय टाइम t इज 10 सेकेंड, एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर, जस्ट कैलकुलेट इट। So you will get 16 into 10 raised to minus 3 volt. 16 into 10 raised to minus 3 volt will be your answer. इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 16 मिली वोल्ट। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज हुए बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड को हमने डिक्रीज किया। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप और ए कॉइल वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, phi इज इक्वल्स टू 8t स्क्वायर प्लस 6t प्लस c, जहाँ पे 5 मिली वेबर में है, t सेकेंड में है, और हमको बोला है कि कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा 2 सेकंड के बाद, या 2 सेकंड पर उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो अगेन वी नो, सिंस वी नो द रिलेशनशिप, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैन बी रिटन एज d phi by dt। ओके, सो phi की वैल्यू मैं यहाँ से रख देता हूँ, मुझे इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप गिवन है ये phi d by dt ऑफ, एंड आई एम अज्यूमिंग के आपको डिफ्रेंसिएशन सॉल्व करना आता है 60 प्लस सी। और यहाँ पे और एक चीज़ मेंशन की है कि यहाँ पे ये जो सी है ये सी कांस्टेंट है, सी एक कांस्टेंट है और किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, d बाई डी टी ऑफ 8t स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 8 कांस्टेंट है, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर कितना होगा 2t, 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16t प्लस 6 कांस्टेंट d बाई डी टी ऑफ t कितना होगा 1, यानी ये हो जाएगा 6 इंटू 1 इज 6 और d बाई डी टी ऑफ c तो हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन है वो होता है 0। अब इसको मैं लिखता हूँ एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो t की वैल्यू 2 सेकेंड रख देता हूँ यहाँ पे। सो e इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 प्लस 6, और ये आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट, देखो 5 मिली वेबर में था, इस बात को मत भूलना, 16 टू ज़ा 32 प्लस 6 38, और ये आंसर रहेगा मिली वेबर में थे, फ्लक्स की जो इक्वेशन मिली वेबर में थी, तो ये आंसर रहेगा मिली वोल्ट में। ठीक है, 38 मिली वोल्ट, यानी इसको वोल्ट में अगर कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 38 इंटू 10⁻³ वोल्ट। होप यू गॉट द आंसर। अच्छा, यहाँ पे अगर पूछता कि करंट कितना है सर्किट में तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो करंट यहाँ पे पूछा नहीं है, बट अगर करंट अगर कैलकुलेट करना होता तो वी वुड हैव रिटन कितना, I इज इक्वल्स टू E बाई आर। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे मेंशन किया होता, मान लो रेजिस्टेंस इज 2 ओहम, बोलता कि रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल 2 ओहम है, तो फिर करंट कितना हो जाता, तो करंट हो जाता भाई 38 इंटू 10⁻³ वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2 ओहम, यानी ये आ जाता 2 1 एंड 2 19 इंटू 10⁻³ एम्पियर, इतना हो जाता करंट। सेम पावर भी कैलकुलेट कर लेते, P इज इक्वल्स टू E इंटू आई से पावर कैलकुलेट हो सकता है, DW हीट वगैरह सारी चीज़ें कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है, आई होप। लेट अस सॉल्व थर्ड एग्जांपल। हमको बोला है कि एरिया ऑफ द कॉइल 1 मीटर स्क्वायर है एंड इट इज़ प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी जो भी कॉइल है
मान लो ये कोई कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड इसके कैसे है, परपेंडिकुलर है, और इसका एरिया यानी इस प्लेन को, इस कॉइल को, ये परपेंडिकुलर है फील्ड, ठीक है। और हमको बोला इनिशियल फील्ड 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर थी। इनिशियल फील्ड से हमने रिड्यूस किया इसको कितना, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ऐसा करने के लिए हमको 5 सेकेंड लगे। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा इस कॉइल में। मैं ये न्यूमेरिकल इसलिए करवा रहा हूँ कि देखो पहले क्या हुआ था, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई। अब देखो एक ही बात है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। E इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, और वी कैन राइट E एज फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। फाई की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे। E इज इक्वल्स टू, व्हाट इज फाई फाइनल, क्या होगा, इनिशियल सॉरी फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया जो कि कांस्टेंट है, और ये इनिशियल फील्ड इनटू एरिया तो कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई टी। वैल्यूज़ रख देते हैं। ए को कॉमन लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा बी फाइनल माइनस बी इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। सो सारी वैल्यूज़ अब रख दो। ये है 1 मीटर, बी फाइनल कितना है 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.5। सो फाइनली ये आंसर आ जाता है 3 माइनस 1 इज 2, 2 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 0.5, 0.5 मीन्स 1/2, दैट इज़ 4 वोल्ट के आसपास ये आंसर होगा। अगेन यू कैन कैलकुलेट करंट, E इज इक्वल्स टू IR, वो सारी चीज़ें। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। नाउ रिमेंबर वन नोट, जैसे कि अभी तक हमने, रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, देखो अभी तक हमने ईएमएफ इंड्यूस जो होता है उसको लिखा है डी फाई बाई डी टी, ठीक है। लेकिन मान लो अगर किसी सर्किट में n नंबर ऑफ टर्न्स है, ये तो 1 टर्न के लिए फॉर्मूला है, फॉर n टर्न्स ऑफ कॉइल, यानी कॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, लाइक कुछ ऐसे कॉइल है, अब कितने टर्न्स है इसमें, n नंबर ऑफ टर्न्स है, या कोई ऐसे कॉइल है जिसमें बहुत ज़्यादा टर्न है, जिसमें n टर्न्स हो, तो उसके लिए ये फार्मूला हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। वी कैन राइट E इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ, अब इससे लिंक्ड फ्लक्स कितने हो गए, इससे लिंक्ड फ्लक्स कितने हो गए, अगर एक कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स फाई है तो n कॉइल से कितना होगा, n टाइम्स फाई, कितने हो गए इससे n टाइम्स फाई, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है n टाइम्स फाई। अब नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, सो वी कैन राइट E इज इक्वल्स टू n टाइम्स डी फाई बाई डी टी, but we use this formula only when there are n number of turns in the coil, so please always remember it.